इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, अब वहां पर हम लोगों ने कभी भी डिस्कस नहीं किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया। ठीक है, ऐसा बताया था कि परमानेंट मैग्नेट्स रख करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते टाइम में बोला था कि हमारे पास अगर कोई मूविंग चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, और अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करेगा। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है ऑयस्टेट एक्सपेरिमेंट से। ऑयस्टेट एक्सपेरिमेंट आगे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कम्प्लीटली रिवॉल्यूशनाइज कर देता है। इससे पहले हम लोगों को जरा भी क्लू नहीं था कि परमानेंट मैग्नेट्स, जो कि दिखने में भी और बिहेवियर में भी काफी डिफरेंट लगते हैं, और चार्जेस जो कि बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी लगती थी, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन ऑयस्टेट एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, और बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। आगे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। ठीक है, लेकिन एज फार एज क्लासिकल फिजिक्स इज कंसर्न, हम दोनों के रिलेशनशिप को तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन दोनों कितना कनेक्टेड है वो हम कोर्स में समझेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कनेक्टेड फिनोमेना तो है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का एक अपना अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और मैग्नेटिज्म का अपना एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग अभी इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स कितना एक्ट करता है। और अब हमारा जो दूसरा पार्ट होगा मैग्नेटिज्म का, वो इन्वॉल्व करेगा, वो इंक्लूड करेगा कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमें पता है कि अगर चार्जेस मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कैसे पता लगाएंगे। तो अच्छा, तुम लोगों का जो भी कंसर्न है कि जो एप्लीकेशन मैंने लास्ट टाइम में लिखवाए थे, वो एप्लीकेशन मैंने क्लास में तो डिस्कस नहीं किए। मैं चाहता हूँ कि सारे एप्लीकेशंस को एक बार में डिस्कस करें। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो इससे पिछले वाले पार्ट में फोर्स वाला पार्ट ज्यादा आसान है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स कैलकुलेशन आसान है। अगर फील्ड कैलकुलेट कर लिया है, फील्ड को देख करके फोर्स कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है। उसी तरह से मैग्नेटिज्म में फोर्स कैलकुलेशन उतना सिंपल तो नहीं है जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, लेकिन कंपैरेटिवली just like electric field, force calculation due to magnetic field comparatively मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन से सिंपल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन ऐसे तो हो सकता है तुम लोगों की क्लासेस हुई होंगी तो तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, और फॉर्मूले के थ्रू अलग अलग टाइप्स के लिए एक्सप्रेशन तुम्हें याद भी हो गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया भी होगा। लेकिन बहुत डीपली मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से अराइज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रही है, उनका पैटर्न जो भी आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये सब समझने में, अब्जॉर्ब करने में सफिशिएंट टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर क्लास थोड़ी लंबी हमें मिलती तो बहुत जल्दी कोर्स कवर हो सकता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल से, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और फंडामेंटल यहीं से स्टार्ट होता है कि पॉइंट चार्ज कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ने का ये फायदा है कि तुम्हें आगे ना बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास एक, लेटेस्ट से हमारे पास एक, सब लोग अब क्लास में बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अटेंड करो। और वो एप्लीकेशन तुम पूछ रहे हो कि एप्लीकेशन, वो मैं सारे एप्लीकेशंस मुझे कराने हैं और शायद उसके अलावा एक दो और ऐड भी हो जाएंगे, उससे कम नहीं होंगे। लेकिन वो मैंने बोला था कि ये मैग्नेटिज्म जब करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट, उसके बाद भी कुछ एप्लीकेशंस आएंगे तो साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है कि वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस टेक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है। लेट अस से, जैसे बोर्ड में जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, इसी तरह से एक पॉइंट चार्ज को रख दिया गया है। इसके आसपास देखते हैं तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है। हम अभी मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो इसके आसपास मैग्नेट्स को रख करके चेक करते हैं, तो आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, कैसे टेस्ट करोगे, कैसे टेस्ट करोगे? अब तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा तुम लोगों को। मैंने सारी चीजें, हाँ सारी चीजें तो नहीं अभी बताई हैं। हाँ अ, नहीं, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड कैसी होंगी, वो टेस्ट करने का मेथड है, और वो तुम्हें पता होना चाहिए। वो है मैग्नेटिक डाइपोल्स यूज करके। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है कॉम्पस या आयरन फाइलिंग्स लाओ, ठीक है, और इसके सामने ना ऐसे स्प्रेड कर दो। तो आयरन फाइलिंग से मार्केट में मिलता है, वो छोटे छोटे आयरन फाइल्स होते हैं, और जैसे ही उसको रखते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो सारे आयरन फाइल्स जो है ना छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी भी मैग्नेट को रखा जाएगा, तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल है और तुम्हें बताया जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होता है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल भी ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो तुम इसको रखोगे ना, ये इस तरह से आयरन फाइलिंग्स को रखोगे, तो वो अपने आप ना फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम ये घर पे भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज को बिल्कुल स्टेशनरी रखते हैं, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होती है। तो स्टेशनरी चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, मूविंग चार्जेस ही प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें अंदाजा है पहले से। तो कोई बात नहीं, हम इस चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। लेटेस्ट से कुछ इस तरह से v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुल रह करके सीखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हर तरह के चार्ज सिस्टम के लिए या करंट कैरिंग वायर्स के लिए प्रोड्यूस हो रही है, इसको बहुत क्लियरली समझना है, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिस होगा आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल को हम किसी वेलोसिटी से हिट किया, प्रोजेक्ट कर दिया। ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है। जैसे ये चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है, ये अपने आसपास हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देता है। किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटेस्ट से कहीं पर भी लेटेस्ट से ये कोई पॉइंट है, ठीक है, कहीं भी, मतलब इस चार्ज के आसपास कहीं पर भी, लेटेस्ट से ये पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट पर हम पता करना चाहते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है,
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। लेटेस्ट से हम पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। ठीक है, सिचुएशन क्या है, बहुत ही क्लियर है। ये चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ पर रखा गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, और इससे किसी डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस p पॉइंट पर, अभी हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को साइड करो, तुम अपना थोड़ा लॉजिक यूज करो, ठीक है, और थोड़ा सोच करके बताओ कि इस p पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करनी चाहिए, बताओ। मान लो हमने क्यू चार्ज लेकर के, हम ये क्यू चार्ज को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, अरे चार्ज पार्टिकल ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसकी जगह एक और चार्ज पार्टिकल यहाँ पे लाते, तो पहला वाला चार्ज पार्टिकल कुछ प्रोड्यूस करता, दूसरा वाला प्रोड्यूस करता, दोनों की वजह से तुम्हें क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती? ठीक, 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक, तो कॉमन सेंस से बोल सकते हो। तो चार्ज तो ऑब्वियसली मीडियम पर नहीं डिपेंड करेगा, मीडियम नहीं डिसाइड करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मैंने समझाया था कि चार्ज पार्टिकल के अराउंड मीडियम कैसा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि ऑब्वियसली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, चार्ज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और उसके बाद और चलते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट से ये चार्ज जितना ज्यादा होगा इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करनी चाहिए, और हम वो प्रोपोर्शनैलिटी एक्सपेरिमेंट से पता लगाते हैं कि बिल्कुल 1/, सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की भी जो स्ट्रेंथ है ना, वो और कुछ नहीं, डिस्टेंस स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही 1/r² के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम इससे डबल डिस्टेंस पर जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 1/4 हो जाएगी। हाँ, गुड, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक्चुअली देयर इज अ डीप कनेक्शन। लेकिन अभी अभी हम मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक अलग, बिल्कुल अलग टाइप की फील्ड है, और ये फील्ड सिर्फ मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके अलावा और इसके अलावा और इसके अलावा वेलोसिटी पर भी डिपेंड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो कितना ज्यादा मूविंग है, कितना फास्ट मूविंग है, कितना स्लो मूविंग है, ये भी डिटरमिन करेगा कि पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी पर भी डिपेंड करनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंटली हम ऐसा देखते हैं कि ये टोटल वेलोसिटी पर, मैग्नेटिक फील्ड टोटल वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करती है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड का 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट, इसको बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट, जो कि पी पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और चार्ज का दूसरा कंपोनेंट जो पी पॉइंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, लेट अस से अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा होगा। तो हम एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है जो कि पी पॉइंट के ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सिर्फ यही वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है पी पॉइंट पर। जो ये चार्ज पार्टिकल पी की तरफ जो ट्रैवल कर रहा है ना, इस मोशन की वजह से, इस वाले मोशन की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इस पी पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है ये रिस्पॉन्सिबल है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल इसके लाइन ऑफ मोशन यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ना, तो क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इसी पी पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल पी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर और इसके अलावा और पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उन सारे पॉइंट्स पर जो कि इसके लाइन ऑफ मोशन में आते हैं उस पर ये चार्ज पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? एक्सपेरिमेंट से पता चला, नेचर ने ऐसा डिसाइड किया है कि वेलोसिटी, मतलब जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी तेजी से ये चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, ये डिसाइड करता है कि पी पॉइंट पर कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा होगा तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा होगा तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे होगी। ठीक है, लेकिन पी पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो हम इन सारी प्रोपोर्शनैलिटीज को मिला करके हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नेट क्यों बोल रहा हूँ मैं, पी पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो है प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से ये है Q। ठीक है, इसको तुम लोग थोड़ा Q V परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही। तो यहाँ का जो कांस्टेंट है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है मूविंग पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, और ये इसके बारे में भी हम अभी कुछ, ये बस एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10⁻⁷। इसकी कंप्लीट वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कंप्लीट वैल्यू रफली 9 × 10⁹ होती थी, उसी तरह ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी कंप्लीट वैल्यू 10⁻⁷ की इक्वल होती है। और इसमें जो म्यू नॉट है ना, इसका भी स्पेशल नाम है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। वो परमिटिविटी होती थी, ये परमिएबिलिटी होती थी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ठीक है, बस नाम है। ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर कंपेयर करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाला था, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने एक पॉइंट है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करनी चाहिए थी, तो वो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करनी चाहिए थी, तो यहाँ पे चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर है ये पॉइंट उस पर डिस्टेंस पर डिपेंड करनी चाहिए थी, तो डिस्टेंस पर 1/r² से डिपेंड करता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी ये कांस्टेंट Q/r², Q/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, तो लाइकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड उसी तरह का आता है, लेकिन इसमें वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करती है, और ये ऑब्वियस है क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो वेलोसिटी पर तो डिपेंड करनी चाहिए थी। लेकिन ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है कि ये मूविंग चार्ज पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर प्रोड्यूस करेगा, तो हम एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आती है। ठीक है, हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कि मैग्नेट्स को रख करके कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया 1/r²,
चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और v परपेंडिकुलर के प्रोपोर्शनल। लेकिन इस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? एक्सपेरिमेंटली तो हम देखते ही हैं, लेकिन फिर से मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है, इतनी सारी क्लासेस तुम लोगों ने अटेंड की है, तो थोड़ा लॉजिकल होकर के सोच करके बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ना हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिपेंड करने के लिए एक ही वेक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो हो ना हो इसी वेक्टर से आएगी, ठीक है। चार्ज के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर एक ही वेक्टर है और यही वेक्टर, इसी वेक्टर को डिसाइड करना है, मतलब पोजीशन वेक्टर आर को ही डिसाइड करना है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आनी चाहिए। तो तुम लॉजिकली सोच सकते हो कि आर के करस्पॉन्डिंग यूनिक डायरेक्शन या तो इसके अवे होगी या तो इसके टुवर्ड्स होगी, ठीक है। तो वैसा ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आर के अलॉन्ग ही आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन आर क्या, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक ही वेक्टर था, तो तुम्हें डायरेक्शन के लिए ज्यादा एम्बिगिटी नहीं थी। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सिर्फ चार्ज पर नहीं डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चार्ज पर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर पर और वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारे पास दो डायरेक्शन है, एक पोजीशन वेक्टर, एक तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर है, हाँ, एक पोजीशन वेक्टर है और एक वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर्स मिल करके डिसाइड करेंगे कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। अब अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ये पहले भी तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर से एसोसिएटेड तुम्हें यूनिक डायरेक्शन निकालनी है। एक वेक्टर से यूनिक डायरेक्शन तो या तो टुवर्ड्स या अवे होगी, लेकिन दो वेक्टर से यूनिक डायरेक्शन अगर तुम्हें निकालनी है तो वो किधर होनी चाहिए बताओ? दो वेक्टर से यूनिक डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? ठीक, कुछ लोग मतलब तुम लोग कह रहे हो कि मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, तो इन दोनों के यूनिक वेक्टर क्यों ना हम a प्लस बी ले लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ a प्लस बी ना एक फैमिली ऑफ वेक्टर्स का एक एक मेंबर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ a प्लस बी, तो 2a प्लस 3b क्यों नहीं, ठीक है, या a माइनस बी क्यों नहीं। ये सारे वेक्टर्स तो एक ही फैमिली के मेंबर्स है ना, ए प्लस बी कोई यूनिक नहीं है, बस उसके सामने कांस्टेंट 1 1 आ गया है, तो 1 को हम 2 से ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दें, है ना, 3 से ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दें। तो ए अगर हम सम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ए और बी का कोई भी लीनियर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो वो ना इस प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ए और बी को यूज करके हम प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर्स ड्रॉ की डायरेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ए और अगर दो वेक्टर्स दिए जाएंगे तो उनके यूनिक डायरेक्शन होगी इन दोनों वेक्टर्स इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करने वाले प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है। और यहाँ पर एग्जैक्टली इसी तरह से तुम्हें इमेजिन करना है, चार्ज बोर्ड के प्लेन में कुछ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और ये पॉइंट कुछ एंगल पर यहाँ पर है, ठीक, बिल्कुल इसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखते हैं कि वो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करने वाला जो प्लेन है ना, यानी कि बोर्ड का प्लेन, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है, ठीक है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना
वो V और R के परपेंडिकुलर का मतलब है वो कुछ इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आती है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो हम दोनों को कंबाइन करके, अब मैं ज्यादा नहीं आउटसाइड भी आती है, जब नेगेटिव चार्ज हुआ तो आउटसाइड आएगी, पॉजिटिव चार्ज होगी इनसाइड होगी। ये वही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम अवे की ले, अवे नहीं ले रहे हैं, अवे भी है और टुवर्ड्स भी है, क्योंकि एक केस में पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे दिखेगा, नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स आएगा। लाइक वाइज मैग्नेटिक फील्ड भी जो आउटसाइड है इनसाइड है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के लिए आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, थोड़ा बहुत तुम्हें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है ना वो कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो एक सेकेंड रुक जाओ, मैं हमारे पास क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये क्यू, v परपेंडिकुलर है तो v परपेंडिकुलर का मतलब है v साइन थीटा, राइट। ये पीछे बोर्ड में ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं है ना, तुम लोगों को याद है वो फिगर। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर तो ये v साइन थीटा है और ये थीटा क्या था, चलो यहाँ पे छोटा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये वेलोसिटी कुछ ऐसे है इधर की तरफ, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है, ये r है, ठीक है, ये p पॉइंट है, इस p पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और ये चार्ज कुछ ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो p पॉइंट पर आ रही है, एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस केस में इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना v क्रॉस r की डायरेक्शन में। तो हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो ये एक्सप्रेशन है ना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है उसकी डायरेक्शन v क्रॉस r के अलॉन्ग है और उसका मैग्नीट्यूड q v sin थीटा अपॉन r स्क्वायर के इक्वल है। ठीक, ऐसा एक्सप्रेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो हम सोचेंगे ये जो v sin थीटा है ना, क्योंकि थीटा v और r के बीच का एंगल है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको r ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। r ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, तुम देख सकते हो न्यूमरेटर वाला जो एक्सप्रेशन है वो चार्ज को अगर हम सेपरेट कर लें तो वो है v मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक, अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अभी भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये वाला जो टर्म है ना, ये और कुछ नहीं है, v क्रॉस r का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो v क्रॉस r के मैग्नीट्यूड पर से रिलेटेड इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट वैल्यू भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, Q V क्रॉस R, ठीक है, अपॉन R क्यू, अपॉन R क्यू। एंड दिस expression is famously known as bio नहीं है एक्चुअली, बियो-सावर्ट लॉ। और ये एक्सप्रेशन, ठीक है, अकेला सफिशिएंट है हर तरह के मूविंग चार्ज कॉम्बिनेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही, इसका रोल वैसा ही है मैग्नेटिक फील्ड में जैसा कि कूलॉम्स लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कूलॉम्स लॉ के Q अपॉन R स्क्वायर, इसको यूज करके हम हर तरह के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये बियो-सावर्ट लॉ है, इसको यूज करके हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये एक बियो-सावर्ट लॉ चाहिए। कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंटली पता चला, एक बियो-सावर्ट लॉ चाहिए, इसको यूज करके हम किसी भी तरह के मूविंग चार्ज सिस्टम के लिए कंप्लीटली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ना, तुम बोलोगे कि
कूलॉम्स लॉ तो कितना अच्छा था दिखने में और बहुत मजा आता था यूज करने में, इतना सिंपल था। ये कूलॉम्स लॉ है, ठीक है, और इसका भाई है यहाँ पर बियोट-सावर्त लॉ, ठीक है। और ये तुम बोलोगे अरे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अजीब नहीं है, इसमें बस मजबूरी है, मैग्नेटिक फील्ड की मजबूरी है कि इसमें बहुत सारे डायरेक्शंस इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, पोजीशन वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक ही वेक्टर था ना, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, जिधर पोजीशन है उधर ही उसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट वैल्यू v क्रॉस r, ठीक है, अपॉन r क्यूब। और यहाँ पे एक और डिफरेंस देखने को लगता है, तुम लोगों को लगता है कि अरे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² है और मैग्नेटिक फील्ड 1/r3, ऐसा नहीं है। ऊपर एक r छिपा हुआ है, ठीक है, ऊपर, ठीक है। जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो v क्रॉस r के मैग्नीट्यूड में vr साइन थीटा आएगा, तो उसमें ऊपर एक r रहेगा ना, ठीक है। तो r रहेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये एक बियोट-सावर्त लॉ है, और ये अभी तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम जब 2-4 एग्जांपल्स लेंगे ना तो ये बहुत ही तुम्हें सिंपल लगने लगेगा। सिर्फ इस बियोट-सावर्त लॉ को अभी हम यूज करेंगे और अलग अलग चार्ज, मूविंग चार्जेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हारे क्वेश्चंस में देख पा रहा हूँ, एक मिनट। Why not outside? Does magnetic field change with different perpendicular relative velocities? Will magnetic change with relative velocities between whom? Between whom? देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अब हो सकता है तुम लोगों को ये पॉइंट कंफ्यूजिंग रह गया हो, लेकिन इस चीज को क्लैरिफाई करिए, बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है कि हमारे पास ये ऑब्जर्वर है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की बात आ रही है ना, तो जब वेलोसिटी आएगी तो ऑब्जर्वर आएगा, मतलब वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये देखता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ये अपने आसपास हर जगह पर, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा ये अपने अराउंड, ठीक है, हर जगह पर इस तरह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो मूव करेगा तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बता पाना उतना सिंपल नहीं है, इसीलिए हम लोग स्टैटिक कंडीशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन यूज कर, जहाँ पे चार्ज, सारे चार्जेस ना, ठीक है, हमें पता है कि आज यहीं पर है, कल यहीं पर रहेंगे, कल भी यहीं पर थे, मतलब पहले भी यहीं पर थे और हमेशा यहीं पर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हमेशा का मैं क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, मतलब अभी ये स्टेशनरी और इससे पहले हमेशा स्टेशनरी थे। अगर ऐसा है तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हम बिल्कुल कूलॉम्स लॉ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये छोटा सा ऑब्जर्वर है, ये बुक में मैग्नेटिज्म पढ़ता है, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म पढ़ता है और फिर ये देखता है कि ये जो, ठीक है, वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं, एक पॉइंट और मैं बता दूं कि अगर हम लैब के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो रिलेटिविस्टिक नहीं है, ठीक है, तो उस केस में अगर ये चार्ज पार्टिकल मूविंग भी है, हालांकि ये बहुत एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, लेकिन मैं ये पॉइंट पहले से मेंशन कर चुका हूँ। मान लो लैब के अंदर तुम चार्ज, मूविंग चार्ज भी ले रहे हो, तो जिस इंस्टेंट पर ये चार्ज पार्टिकल, मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, कि जिस इंस्टेंट पर इस चार्ज पार्टिकल को मैंने ड्रॉ किया है, ऑलमोस्ट उसी इंस्टेंट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हम कूलॉम्स लॉ से पहले की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि रेस्ट चार्ज के लिए कैलकुलेट करते थे, क्योंकि ये क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, वो इंस्टेंटली हर रूम के हर पॉइंट पर पहुंच जाएगी, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, ठीक है। हालांकि ये मूविंग है, तुम बोलोगे कि कुछ देर के बाद ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से वो नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो अलग अलग पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने लगेगी,
वो होगी, लेकिन हम बिल्कुल उस इंस्टेंट की बात करें जिस इंस्टेंट पे हमने चार्ज पार्टिकल को ड्रॉ किया है, तो उस इंस्टेंट पर हर जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स का यूज करें KQ/R² कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम रूम के डायमेंशन में कन्फाइंड है। ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर आते हैं। लेकिन ट्रू सेंस में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन लेनी पड़ेगी, इसीलिए पूरा जो फर्स्ट पार्ट है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ओके, अब हमारे पास ये जो चार्ज है ना वो मूविंग है, मूविंग चार्ज है, और ऑब्जर्वर को पता है, इस ऑब्जर्वर ने देखा कि ये चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्वर ये भी देखेगा कि इसके आसपास ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये हर जगह पर कितनी कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है नहीं पता है, लेकिन अभी ब्यूर-सावर्ट लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्वर श्योर होकर के बोलेगा कि अपने आसपास अब ये हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को देखता है कि वो मूविंग है, तो उस मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी अज्यूम करेगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मान लो ये ऑब्जर्वर भी मूविंग है, ये चार्ज पार्टिकल भी मूविंग है, अरे तो उससे क्या हुआ, मतलब जो ऑब्जर्वर को जितनी वेलोसिटी दिख रही है ना, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर को जितनी वेलोसिटी दिखेगी उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वर चार्ज पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि अच्छा अगर स्टेशनरी है तब तो मैं देखूं, आशिक देखे और उबैर देखो, हर कोई सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, लेकिन लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में तो ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक आदमी स्टेशनरी है, एक आदमी ऊपर की तरफ 10 से जा रहा है और ये मान लो 8 से जा रहा है। ठीक है, तो ये सब तो अलग अलग देखेंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एक सेम चार्ज पार्टिकल अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? कर सकता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है। बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि फ्रेम के चेंज करने के साथ चेंज कर जाती है। ज़्यादातर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि फ्रेम चेंज करेंगे क्वांटिटी चेंज कर जाएगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जो कि फ्रेम चेंज करने के साथ नहीं चेंज करती है। ठीक है, मैं पहले भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बता चुका हूँ, फोर्स जो है किसी भी हम रेफरेंस में देखेंगे, फ्रेम हमारा कुछ भी हो, फोर्स तो सेम ही दिखेगा। अर्थ किसी ब्लॉक को कितने फोर्स से पुल कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, मैं देखूं तुम देखो, कोई भी देखे स्पेसशिप पे कोई तीसरा ऑब्जर्वर, सब लोग सेम वेट देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस वेट की वजह से वर्क डन कितना होगा, एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज है रिलेटिविस्टिक। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर, तुम बोलोगे अगर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अलग अलग फोर्स होगा, अलग अलग फोर्स होगा, तो ये तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट का डिनायल है कि अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग फोर्स नहीं देख सकते। ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं कंप्लीटली क्लैरिफाई करूंगा कुछ टाइम के बाद, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। लेकिन अभी की थ्योरी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहनी चाहिए। अभी की थ्योरी ये है कि अगर ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देखता है तो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेगा। अगर कोई ऑब्जर्वर 10 मीटर पर सेकेंड देखता है तो वो अपनी 10 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, थ्योरी कहती है कि जैसे चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? वो क्यू बी क्रॉस बी के इक्वल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ ब्यूर-सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन बताया। अब मैं एक दो एग्जांपल्स बस लेना चाहता हूँ क्योंकि टाइम तो हो चुका है। मुझे एक दो बस छोटे से एग्जांपल्स लेने दो ताकि मैं इस ब्यूर-सावर्ट लॉ को अप्लाई करके, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक कैसी कैसी होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी कैसी होगी। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है।
सब लोग बिल्कुल फोकस करो। बियो-सवार्ट लॉ, बियो-सवार्ट लॉ क्या कहता है? ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सबको याद है? मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन याद है? तुम लोगों की क्लास में ऐसा होता था कि टीचर ने कुछ पढ़ाया और पढ़ाने के बाद तुम लोगों से पूछ रहे हैं कि इसको रटो और ये स्टेटमेंट रट करके फिर रिपीट करके दिखाओ, ऐसा होता? बिल्कुल तोते की तरह। ठीक है, डेफिनेशन याद करनी है और थ्योरम्स याद करने हैं। और तुम भी क्या करते थे, जैसे बोर्ड पे देखा ना तो बिल्कुल उसको रटना स्टार्ट कर दिया। और बहुत स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि जैसे सेंटेंस खत्म होता है, ठीक उससे पहले खड़े होकर के वो पूरा स्टेटमेंट जो है बिना देखे रिपीट कर देते हैं। ऐसा होता है क्या तुम्हारे साथ? अब मेरे साथ तो हुआ है। हम लोग 10th में मैथ्स के टीचर थे, वो थ्योरम्स कुछ सर्कल्स पढ़ाते थे और सर्कल की बहुत सारे थ्योरम्स याद करने होते हैं, उनका स्टेटमेंट्स, उनके स्टेटमेंट्स। तो वो जैसे सेंटेंस लिखते थे, ठीक है, और वो बहुत लंबा सेंटेंस होता, छोटे छोटा थ्योरम होता था तब तो कोई भी याद कर लेता था। वो लंबा 3 लाइन का 4 लाइन का अगर स्टेटमेंट होता था तो याद करना बहुत मुश्किल होता था। तो ठीक, अगर लंबा स्टेटमेंट होता था तो मैं होता था बताने के लिए। जैसे ही सर ने लिखा उसके बाद, पहले मेरी मेमोरी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी मेमोरी इतनी कम हो गई है कि अ, मैं अभी अगला सेंटेंस क्या बोलूंगा तो पिछला सेंटेंस मैं भूल जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ये हैबिट अच्छी नहीं है कि याद कराओ। ठीक है, ठीक है, सब लोग यहाँ पर देखो। और बोर्ड के प्लेन में जैसे ये चार्ज पार्टिकल मैंने ड्रॉ किया है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें इमेजिन करना है कि एक्चुअली ये चार्ज पार्टिकल, मान लो कहीं से तुमने ला करके रखा और ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल ऐसे ही ट्रैवल कर, तो इसके आसपास हर जगह अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है। ठीक है, डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो बियो-सवार्ट लॉ कहता है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो वी क्रॉस आर के अलोंग होती है। ठीक है, वी क्रॉस आर के अलोंग होती है। तो मुझे थोड़ा बताना, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स पर मुझे बताओ, और भी पॉइंट्स बताता हूँ। पॉइंट 4 है, पॉइंट 5 है। ठीक है, रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर लिए। इन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करके बताओ, बियो-सवार्ट लॉ यूज करके बताओ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। अरे क्रॉस प्रोडक्ट करना भी, हाँ वेरी गुड आशिक। ठीक, क्या करेंगे सबसे पहले वन, इस किस पॉइंट पर हमें पॉइंट नंबर 1 पर कैलकुलेट करना है? वी क्रॉस आर। तो वी तो गिवन है, आर क्या होगा? आर क्या होता है? आर का मतलब होता है चार्ज से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी तुम कई बार कैलकुलेट कर चुके। ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर आर होगा। ठीक है, तो वी क्रॉस आर करते हैं तो इस पॉइंट नंबर 1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। पॉइंट नंबर 2 आर वी क्रॉस आर अगेन इनसाइड। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 कुछ नहीं किया, बियो-सवार्ट लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 राइट हैंड रूल से वी क्रॉस आर करते हैं, तो वी इधर है, आर इधर है, तो वी क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है,
ठीक है, अब 4, 5, 6 के लिए कैलकुलेट करो। बिल्कुल इसी तरह से V क्रॉस आर अप्लाई करेंगे तो तुम देख सकते हो कि 4 के लिए, या भी 4 पे नहीं जाते हैं, मैं कह रहा हूँ 1, 2, 3 पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी से पास करने वाली ऐसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसके राइट में कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके राइट में कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करो, ठीक है, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करो, तुम देख सकते हो कि इसके राइट हाफ में ना हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगी। गलत कह रहा हूं? राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इनसाइड। और इसके लेफ्ट में तुम चेक कर सकते हो, इसके लेफ्ट में कोई भी, जैसे पॉइंट नंबर 4 पर कैलकुलेट करते हैं, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ पॉइंट चार्ज के लिए उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है रेडियली आउटवर्ड, उसका तो मुझे पूरा अंदाजा है। लेकिन पॉइंट चार्ज के अराउंड जैसे ही पॉइंट चार्ज मूविंग है तो अपने आसपास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके आसपास कैसी होगी, तो वो पता करना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं रैंडमली अलग अलग पॉइंट्स पर देख रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर किधर है। लेफ्ट हाफ में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हर जगह तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो V क्रॉस R ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, V क्रॉस R आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, V क्रॉस R आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, ये R होगा, ये R होगा। इनफैक्ट लेफ्ट हाफ का कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी पॉइंट लोगे, लेफ्ट हाफ में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगी, ठीक है। तो अगर अगर मान लो तुम्हें चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा ड्रॉ करना हुआ, चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी अगर उनको ड्रॉ करना हुआ, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है, इस इस इंस्टेंट पे ये अपने आसपास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ करनी हुई तो वो फील्ड लाइंस कैसी होंगी पता है? देखो राइट साइड में हर जगह क्रॉस होगा इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में डॉट होगा। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1/r² होता है, तो पास वाले रीजन में ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और दूर वाले रीजन में वीक होगी। तो फील्ड लाइंस अगर हम बनाएंगे तो फील्ड लाइंस इधर जो है ना, यहाँ पे थोड़ा हम क्लोज बनाते हैं फील्ड लाइंस। क्रॉस का मतलब ये लाइंस ही है लेकिन वो बाहर की तरफ आ रही है, और इसके बाद जो फील्ड लाइंस है वो धीरे धीरे थोड़ा सा दूर होते जा रही है, ठीक है, ये और ज्यादा दूर हो गई, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, मैं थोड़ा, मतलब ये बहुत ही एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अंदाजा होने लगे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वैरी कर रही है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है वो इस तरह से, ये पास में तो थोड़ा क्लोज है, और अब थोड़ा थोड़ा इसके बीच की जो क्लोजनेस है वो कम हो जाएगी। ये फिर से बता रही एक्यूरेट नहीं है कि, लेकिन इससे थोड़ा बहुत तुम्हें अंदाजा लगेगा कि ये कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक, इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की होगी। लेकिन इसके आगे चलो क्या करूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में चलो करते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगा। इसके आगे मुझे बताना था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैंने सिर्फ बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किया है, ठीक है, लेकिन इसको तुम्हें थोड़ा स्पेस में इमेजिन करना पड़ेगा। तुम इमेजिन करो तुम्हें सामने मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड स्पेस में 3D में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है, वो इमेजिन कर सकते हो क्या? ठीक है, तो वो इमेजिन करके नेक्स्ट क्लास में आना, फिर इन सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को ना ज्वाइन करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। ड्यू फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।
वेलकम। ये कर्व्ड होंगी। थैंक यू। अच्छा, तो ठीक है, बाकी सब लोग तुम लोग एग्जिट कर लो। मैं